नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विभोर और आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। और आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया के बारे पर। हम एक सीरीज़ बना रहे हैं लैंड एंड रियल एस्टेट लॉ की, जहाँ हम लोगों ने अभी तक बात करी कि लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है। हमने बात करी कि अग्रेरियन रिलेशंस कैसे थे इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। और अब इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में क्या-क्या हुए थे और इनके क्या इम्पैक्ट थे और क्या-क्या ये लैंड रिफॉर्म्स हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक हमने पिछली वीडियो पर देखा और बात हमने कुछ चीज़ें हमने भी अभी तक डिस्कस कर ली हैं। जैसे कि जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उसका पर्पस था कि अमीर फार्मर्स से, अमीर लोगों से लैंड लेकर के उनको वापस गरीबों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना। और इन चीज़ों के बारे में हमने बात करा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम लोग अपना संविधान बना रहे थे, 47 पे हमको इंडिपेंडेंस मिल गई। उसके बाद हम लोगों ने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना करके उसको अडॉप्ट करा है। तो जब हम लोग अपना संविधान बना रहे थे, उस टाइम पर जो ये लैंड रिफॉर्म्स का मैटर था, ये एक एक बहुत इम्पोर्टेंट मैटर था जिसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स और डिस्कशंस हुई हैं। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि जो लैंड रिफॉर्म्स का कंसेप्ट आया, इस कंसेप्ट को हम जो लैंड रिफॉर्म्स का पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जो हमने राइट दिए, ये हमने राइट दिए स्टेट गवर्नमेंट को कि वो अपने-अपने स्टेट्स पर जाकर के लैंड रिफॉर्म्स लेकर आ सकती है, क्योंकि हमने कहा कि जो लैंड है इट विल बी स्टेट सब्जेक्ट। ठीक है? तो आज के टाइम पर स्टेट सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पर, उसकी 18th एंट्री जो है वो बात करता है लैंड रिफॉर्म्स के बारे पर। ठीक है? तो अब दिक्कत क्या थी, इसको समझने का हम काम करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, ठीक है? मुझे कोई आइडिया नहीं कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। मैं टेक्नोलॉजी को काम करवाने के लिए बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स को हायर करता हूँ, उनको मिनिमम वेज पे करता हूँ और उनके थ्रू मैं सारे काम करवा रहा हूँ। टेक्नोलॉजी बन रही है, एट द एंड जो चीज़ मुझसे डिमांड कर रहे हैं, बेटर सॉफ्टवेयर्स, बेटर चीज़ें, मैं उनको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे जो वो काम ऑलरेडी कर रहे हैं उससे बेनिफिट मिल रहा है, बट उसके थ्रू उन लोगों को लॉस और दिक्कतें फेस करने को मिल रही हैं। तो एट द एंड क्या होगा, मेरी जो कंपनी होगी वो एकदम बर्बाद हो जाएगी। तो सेम गोज़ विथ लैंड रिफॉर्म्स। यहाँ क्या हुआ, यहाँ कुछ लोग आए जिनको जो जो फार्मर्स नहीं थे, जिनको एग्रीकल्चर का आइडिया नहीं था, उन लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसे दे कर के उनसे लैंड ले लिया। दे बिकेम ज़मींदार। और उसके बाद उन्होंने अपने लैंड पर गरीब फार्मर्स को काम दे कर के, एम्प्लॉयमेंट दे कर के उनका एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू करा। और जब वो लोग इन लोगों का एक्सप्लॉइटेशन करा करते थे, उस टाइम पर जो दिक्कत देखने को मिली, वो दिक्कत देखने को ये मिली कि उन लोगों ने उस लैंड, जो उनका लैंड था ज़मींदारों का, उसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी। उन्होंने लैंड को बहुत अनइक्वल वे से डिवाइड करा। जो एक प्रॉपर क्रॉपिंग पैटर्न होना चाहिए था, वो अच्छे से नहीं हो पाया। कभी प्रॉपर फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं करने दिया, क्योंकि जो काम कर रहे थे वो ऑलरेडी गरीब लोग थे और उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता चला गया। और ज़मींदार ने अपना रेवेन्यू को ग्रो करने के लिए, इन ज़मींदारों ने अपने रेवेन्यू को ग्रो करने के लिए जो फार्मर्स थे, जो पिलर्स थे, जो टिलर्स थे, लैंड टिलर्स, उन लोगों को काफ़ी हेवी रेंट माँगना शुरू कर दिए, क्योंकि जो ज़मींदारों का रेवेन्यू था, जो उनको स्टेट को पे करना था, वो फिक्स था। तो उन्होंने अपनी अर्निंग को ग्रो करने के लिए और ज़्यादा लैंड लैंड को ऑक्यूपाई करने के लिए इन गरीब फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू करा, इनसे बहुत हेवी रेंट वसूलना शुरू करा, जिससे काफ़ी दिक्कतें आना शुरू हो गई। ठीक है? सेकेंडली अगर हम बात करते हैं सोशल डायनामिक की, तो जो ये लैंड हुआ करते थे, इनको मैक्सिमम अपर कास्ट लोग लिया करते थे और जो मैक्सिमम टिलर्स और जो काम करा करते थे इन लैंड पर, वो बेसिकली जो लोअर कास्ट लोग थे वो लोग करा करते थे। तो इट बिकेम कंट्रोवर्शियल, काफ़ी दिक्कतें आना शुरू हुई जब हम लोगों ने इंडिपेंडेंस की फाइट करी, जब हम लोगों ने इक्वालिटी की बात करी, तो उस इक्वालिटी को क्रिएट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि मैक्सिमम लैंड जो था इट वाज विद अपर कास्ट पीपल और लोअर कास्ट पीपल के पास लैंड नहीं हुआ करता था उस टाइम पर। तो इस इनइक्वालिटी को रिमूव करने का काम भी गवर्नमेंट ने इन लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू करा। तो जब हम बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स की, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको देखनी है वो ये है कि जो
लोग काम कर रहे थे इन ज़मींदारों के लैंड पर, सबसे पहले तो उन लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ। उन लोगों के पास कोई राइट्स नहीं थे, उन लोगों को जो काम क करने को कहा जाता था, वो उन कामों को करा करते थे और काफ़ी ज़्यादा उनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ करता था। तो जो हमारी फार्मिंग थी, जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री थी, वो काफ़ी डिक्लाइन में चली गई थी बिकॉज़ जो हमारे लैंड थे, उनका प्रॉपर कल्टीवेशन और प्रॉपर यूज़ नहीं हो पा रहा था। तो जब हम लोग आज़ाद हुए, हमारे आज़ादी मिलने के बाद एक जब हमारा संविधान बन रहा था, उस टाइम पर एक कमिटी बनाई गई, जिसके प्रेज़िडेंट और चेयरमैन थे जेसी कुमारप्पा। इसको जेसी कुमारप्पा कमिटी भी बोलते हैं। तो इस कमिटी को एक काम काम दिया गया कि ये कमिटी जाए और जाने के बाद ये पता लगाए कि क्या-क्या एग्रीकल्चरल जो रिफ़ॉर्म्स हैं, ऐसे क्या-क्या काम कर सकते हैं जिससे हमारे देश का एग्रीकल्चर और एग्रीरियन रिलेशंस बेटर हो पाएँ, इम्प्रूव हो पाएँ और एग्रीकल्चर पर एक रिफ़ॉर्म आ पाए। तो इस कमिटी ने एक डिटेल्ड स्टडी करने के बाद इन द ईयर 1949 अपनी एक रिपोर्ट जमा करी, जिसके जमा करने के बाद इस रिपोर्ट को यूज़ करते हुए हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे लॉज़ लेकर के आई, जिसको हम आज के टाइम पर एग्रीरियन रिफॉर्म्स भी बोलते हैं और हमारा जो लैंड रिफॉर्म्स है वो इसी कमिटी की रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड है। तो इस कमिटी का जो पहला आइडिया था, जिस कमिटी ने पहली चीज़ प्रस्ताव में रखी थी, वो ये रखी थी कि जो इंटरमीडिएरीज़ हैं, जो ज़मींदार्स हैं, जो बाकी जगह आ गए हैं, जैसे हम लोगों ने अभी बाकी लोगों की बात करी थी, महलवारी सिस्टम पे हम लोगों ने बात लंबरदार की बात करी थी, नंबरदार की बात करी थी और ज़मींदार की बात करी थी। इस कमिटी ने कहा कि जितने भी बीच में इंटरमीडिएरी निकल कर आ रहे हैं, उन सभी लोगों को आप कंप्लीटली रिमूव कर दो। दे आर नॉट नीडेड। जो गवर्नमेंट होगी वो डायरेक्टली जो फार्मर्स होंगे, जो लोग नीचे काम करते हैं, डायरेक्टली उन लोगों के साथ मिल करके अपना काम कर सकती है। हम लोगों को इन इंटरमीडिएरी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस कमिटी का पहला प्रस्ताव जो था वो ये था। और अगर हम एक बात और देखें, जो लैंड है, हम पहले से कहते आ रहे हैं कि लैंड इज़ इक्वल टू पावर, क्योंकि जो लैंड है वो डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर मुझे कोई स्कूल खोलना है, मुझे कॉलेज खोलना है, मुझे कोई इंडस्ट्री खोलनी है, फैक्ट्री खोलनी है, मुझे उसके लिए लैंड चाहिए ही चाहिए। तो जितनी भी गवर्नमेंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैं, जहाँ-जहाँ एग्रेरियन रिफॉर्म्स आए हैं, उन लोगों ने लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फ़ोकस करा है। और वैसे ही इंडिया ने, जब इंडिया आज़ाद हुआ था और इंडिया में फर्स्ट ईयर प्लान बनना शुरू हुआ था, जो 5 ईयर प्लान्स हैं हम लोगों के, हम शुरू से ही लैंड रिफॉर्म्स की बात वहाँ करते-करते आ रहे हैं और आज तक हम लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर काम करते-करते आ रहे हैं। ठीक है? तो क्योंकि उस टाइम पे डिबेट का काफ़ी कांसेप्ट था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी, क्योंकि उस टाइम पर कुछ लोग आईएनसी के थे, कुछ मुस्लिम लीग के लोग थे, कुछ इंडिपेंडेंट लोग थे और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे जो अलग-अलग पार्टी से बिलॉन्ग करते थे। साथ ही कुछ राजा-रजवाड़े लोग भी हुआ करते थे और जो लोग पॉलिटिकली इंक्लाइंड थे वो ज़मींदार हुआ करते थे, क्योंकि जब हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ था और इलेक्शंस हुए थे, तो इलेक्शंस में खड़ा कौन हुआ था? ज़मींदार वगैरह, क्योंकि उनके पास फंडिंग थी, उनके पास पैसा थे और उनके पास लोग लोग थे जो उनको वोट कर पाते, क्योंकि वो लोग उनको ऑलरेडी एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे। तो उस केस में बहुत ज़्यादा डिबेट होना शुरू हुई और बहुत दिक्कतें पैदा हुई कि हम एक रिफॉर्म्स लेकर आ पाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से सहमत नहीं थे कि ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश करा जाए या लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए जाएँ। ठीक है? तो जब हमारा सीओआई, यानी कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास हो गया था, तो पहली बार 1950 में जब हमने इसको अडॉप्ट करा, उसके बाद हम लोगों ने लॉज़ निकालना शुरू करे और हम लोगों ने ये जो सिस्टम था लैंडलॉर्ड्स का, इनको ख़त्म करना शुरू कर दिया। पर दिक्कत क्या है कि जो ये लॉ मेकिंग पावर थी, वो है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो हर अलग-अलग स्टेट गवर्नमेंट में अलग-अलग तरीके से ये काम हुआ और 1956 तक मैक्सिमम स्टेट्स ने अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी और लैंड ओनर्स, ये लैंडलॉर्ड्स वगैरह कर दिया था। ठीक है? और इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारा जो प्लान था करने का इन लैंड रिफॉर्म्स का, वो ये था कि जो हम एक आज़ाद इंडिया की तरफ आ रहे हैं, हम एक आज़ाद भारत की तरफ आ रहे हैं। अब एक आज़ाद भारत पर आने के बाद भी जो एक गरीब किसान था, जिसको अंग्रेज़ों के टाइम पर एक्सप्लॉइट करा जा रहा था, उसको आज़ादी मिलने के बाद भी सेम तरीके से एक्सप्लॉइट करा जाए, तो वो आज़ादी आज़ादी कैसी? तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा जो लैंड रिफॉर्म्स का एक एम था, वो ये था कि हम ऐसे लैंड रिफॉर्म्स लेकर आएँ, जहाँ एक जस्ट एंड सोशिएबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो पाए, जहाँ लोगों को इक्वल तरीके से लैंड मिल पाए। ठीक है?
तो जब ये हमने अपना संविधान बनाया और हम लोगों ने अलग लॉ पास करे, तो हमने अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी और बाकी चीज़ें करना शुरू कर दी। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी, अब अलग-अलग स्टेट गवर्नमेंट्स थी, तो किसी ने जल्दी, किसी ने देर पर, अलग-अलग टाइम पर ये लॉज़ पास होना शुरू हो गए। पर जब हमने ज़मींदारों को अबॉलिश करना शुरू करा, हमने ज़मींदारी सिस्टम अबॉलिश करना शुरू करा, तो ज़मींदार जो थे, हमने उन लोगों को कंपनसेशन भी दिया। तो 1956 तक आते-आते मैक्सिमम स्टेट से ज़मींदारी खत्म हो चुकी थी और जो इनको हमने कंपनसेशन दिया था, इट यूज्ड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टोटल रेवेन्यू जो होता था। जैसे सपोज़ अगर मेरे फील्ड से इतना रुपए का रेवेन्यू निकल कर के आता है, तो जो मुझे कंपनसेशन मिलेगा वो 1 बाय उतना होगा। दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है? जब हम बात करते हैं इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स की, तो इंडिया में जब हम बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स की, तो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमने हमारे जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, हमने वो बहुत कुछ करा गया है, बट इन 4 चीज़ों के ऊपर हमारा लैंड रिफॉर्म जो है वो चलते हैं। जो पहला है वो है अबॉलिशन ऑफ लैंडलॉर्ड या अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी या इंटरमीडिएरी, जितनी भी चीज़ थी, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी हमारा पहला पॉइंट है। जो हमने 4 मेन फोकस करे हैं हमारे लैंड रिफॉर्म्स पर। पहला हमारा जो लैंड रिफॉर्म है वो यही है कि अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी। सेकंड है टीनेंसी रिफॉर्म्स। थर्ड है फिक्सिंग सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग और फाइनली है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। ये 4 चीज़ें हैं, मैं एक बार इनको फिर रिपीट कर देता हूँ। अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी, सेकंड टीनेंसी रिफॉर्म, थर्ड फिक्सिंग सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग और फोर्थ कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। ठीक है? जब हम बात करते हैं अबॉलिशन ऑफ लैंड इंटरमीडिएरी की, तो जिस टाइम पे ज़मींदारी सिस्टम थी, तो ये था कि लगभग 7% लोगों के पास अराउंड 80% ऑफ लैंड हुआ करता था। एक टोटल अगर देखा जाए तो अराउंड 13% लोगों के पास लगभग सारा लैंड था और बाकी जो लोग थे अराउंड 87 या 77% जो लोग बचे रहे हैं, जितने लोग भी बचे रहे हैं, 87% आई गेस, वो लोग लैंडलेस थे। तो इन 13% लोगों ने 87% लोगों के ऊपर अपना काइंड ऑफ एक दबाव बनाकर रखा हुआ था। तो जब हम लोगों ने ये रिफॉर्म्स लेकर के आए, तो अबाउट 2 करोड़ लैंड टिलर्स को लैंड मिले। उसके अलावा इसका जो सेकंड बेनिफिट हुआ अबॉलिशन करने का ज़मींदारी का, वो ये हुआ कि जो हमारे कल्टीवेटर्स थे, जो टिलर्स थे, जो फार्मर्स थे, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ-साथ आ गए। वरना अभी तक उनको ज़मींदारों के थ्रू निकलना पड़ता था। अगर फर्टिलाइज़र चाहिए, कोई पॉलिसीज़ चाहिए, तो ज़मींदार के थ्रू उनको हर चीज़ करनी पड़ती थी। बट जैसे ही ज़मींदारी हमने अबॉलिश करी, अब वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से अपनी डिमांड करने के योग्य हो गए। ठीक है? उसके अलावा जिस टाइम पे ज़मींदारी का सिस्टम होता था, तो जो लैंड का डिवीज़न था, वो अनइक्वल था। जैसे सपोज़ मैं ज़मींदार हूँ, मेरे पास 3 लोग आते हैं, एक कहता है कि मैं आपको लैंड के 5 लाख दूँगा, एक कहता है 4 लाख दूँगा, एक कहता है 2 लाख रुपए दूँगा डिपेंडिंग ऑन देयर अर्निंग इनकम, कि आपको हर साल का हम इतना रुपए देंगे। तो जब ये बात निकल कर के आई, तो बेसिकली मैंने जो लैंड का डिवीज़न करा वो अनइक्वल कर दिया। जिसने मुझे ज़्यादा पैसा दिया उसको बड़ा पोर्शन लैंड दिया, जिसने कम दिया उसको छोटा पोर्शन लैंड दिया। तो लैंड का जो डिवीज़न था वो काफ़ी अनइक्वल सा था और इसकी वज़ह से क्या हुआ कि मैक्सिमम जो लैंड था वो वेस्ट होना शुरू हो गया। लाइक कोई कुछ अलग खेती कर रहा है, कुछ अलग खेती कर रहा है, तो एक साइड का लैंड बंजर पड़ रहा है, खराब हो रहा है। तो जब हमने ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश करा, तो उसका एक बेनिफिट ये भी निकल कर के आया कि जो हमारा एक्सेस लैंड है, जो लैंड अनकल्टिवेटेड है, जो कल्टीवेट होने के योग्य है पर कल्टीवेट नहीं हो पा रहा है, वो सब के सब लैंड फ्री हो गए और वो कल्टीवेट होना शुरू हो गए। ठीक है? और उसके अलावा जो प्राइवेट फॉरेस्ट थे, बाकी जो चीज़ें थी, वो सब गवर्नमेंट के पास आकर के वेस्ट हो गई। बट इसमें एक दिक्कत थी कि जो ये सिस्टम ऑफ रिफॉर्म था, जो हमने बेसिकली अबॉलिशन की बात करी इंटरमीडिएरी की, ये कुछ खास इफ़ेक्ट नहीं हो पाया इस सिस्टम का, बिकॉज़ हमने बात करी थी जब हम लोग ज़मींदारी के बारे में पढ़ रहे थे पिछली वीडियो पर। हमने बात करी थी कि मेरे पास सपोज़ 1000 एकड़ का ज़मीन है, मैंने 1000 एकड़ की ज़मीन में काम चलाने के लिए अपने नीचे कुछ लोगों को रखा कि वो लोग मेरे बिहाफ़ पर रेवेन्यू कलेक्ट करें। उन लोगों ने भी अपना काम ईज़ी करने के लिए अपने नीचे कुछ और लोगों को रखा कि कमीशन का डिवीज़न हो रहा था, तो कमीशन जिसको मिलती गई, वो तो एक सिंपल ज़मींदार और पेज़ेंट के अलावा बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएरी निकल कर के आ गए थे। तो जब हमने ज़मींदारी अबॉलिश करी, जो टॉप लेवल ज़मींदार था, हमने इनको तो अबॉलिश कर दिया, बट जो मल्टी लेयर हमारे पास बाकी मल्टी लेयर लोग बच गए थे, जो इन ज़मींदारों के लिए काम करा करते थे, वो वहीं के वहीं इंटैक्ट रह गए। तो उसको हम कंप्लीटली अबॉलिश नहीं कर पाए अच्छे से। तो उन लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिले लैंड लेने के टाइम पर। ठीक है? उसके अलावा
जिस टाइम पे हमने लैंड रिफॉर्म की बात करी, ज़मींदारी अबॉलिश करी, तो बहुत से लोगों को लैंड छोड़ने पड़े। तो इससे मास एविक्शन होना शुरू हो गया था। तो जिससे सोशल, इकोनॉमिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल काफ़ी दिक्कतें पैदा सामने देखने को मिली। ठीक है? ये थे हमारे पहला रिफॉर्म, दैट इज़ अबॉलिशन ऑफ लैंड इंटरमीडिएरी। सेकंड है टेनेंसी रिफॉर्म। तो जब हम बात कर रहे थे अभी ज़मींदारी की, मैंने कहा कि मैंने लोगों को रेंट दिया, लाइक मैंने कहा मेरे पास 3 लोग आए, 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख वाले, तो मैंने उनको लैंड बाँटा। तो एक्चुअली उस टाइम पर जो सिस्टम होता था वो ये होता था कि जैसे सपोज़ मैं ज़मींदार हूँ और मुझसे कोई लैंड लेने के लिए आ रहा है, तो वो लोग मेरे को अपना जो लैंड का प्रोड्यूस होगा उसका कुछ परसेंट देते थे। तो जो ये परसेंटेज हो गई थी, ये बहुत ज़्यादा हो गई थी। इट बिकेम 35 टू 75%। तो अगर कोई फार्मर मेरे लैंड पर काम कर रहा है, तो जो मैंने उनसे चार्ज करना शुरू कर दिया, वो कर दिया था अराउंड 35 टू 75% ऑफ द एंटायर ग्रोथ जो लैंड पर हो रही है। एक किसान दिन भर मेहनत करके अ, फसल बोता है, उसको उगाता है, उसको ग्रो करने का काम करता है, बट जो जब वो उसको फसल का हार्वेस्टिंग करता है, तो 75% प्रोड्यूस मैं ले रहा हूँ। तो उसका जो मेहनत होती है वो सब का सब मैं ही खा जा रहा था बेसिकली, ज़मींदार। तो जब हमने सेकंड रिफॉर्म करने की बात रखी, हमने ये कहा कि हम एक टेनेंसी रिफॉर्म लेकर के आएँगे, कि जो टेनेंट होंगे, जो लोग लैंड पर काम करने के लिए आएँगे, उन लोगों को बेनिफिट मिल सके, और जो ये एक एक्सेसिव अमाउंट लोग ने चार्ज करना शुरू कर दिया 75% तक का, इसको कम करा जाए। तो टीएनसी रिफॉर्म पे हम लोगों ने यही करा, हम लोगों ने जो ये अमाउंट था ग्रॉस प्रोड्यूस का, उसको 35 टू 70% से कम करके 20 टू 25% में लेकर के आ गए, कि अब अगर कोई इंसान, कोई टेनेंट लैंड लेगा तो उसको 20 टू 25% ही पे करना पड़ेगा। और साथ में हम लोगों ने ये कोशिश करी कि जो रेंट है उसको कंप्लीटली हम रेगुलेट कर सकें, और कुछ-कुछ जगहों पर हम इनको ओनरशिप देने का काम भी कर सकें। जो टेनेंट्स हैं उनको लैंड की ओनरशिप भी सॉरी अबाउट दैट, उनको लैंड की ओनरशिप भी मिल सके। ठीक है? बट दिक्कत वही पड़ी कि इन लॉज़ को कंप्लीटली अच्छे से हम लागू नहीं कर पाए, बिकॉज़ इट वाज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट टू स्टेट वेरी करा, और ये लॉ इतना इफेक्टिव नहीं हो पाया। तो हमने 2 रिफॉर्म की बात कर ली है। पहला रिफॉर्म था हमारा अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी, सेकंड रिफॉर्म था हमारा टीएनसी रिफॉर्म। अब बात करते हैं हम थर्ड रिफॉर्म की, जो है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। हमने कहा कि हमने लैंड होल्डिंग की जो सीलिंग है उसको फिक्स कर दी थी। अब सपोज़ मैं ज़मींदार था, ठीक है? मेरे पास 1000 एकड़ ज़मीन थी, बहुत ज़्यादा ज़मीन है। तो जब गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको अबॉलिश कर रहे हैं, तो हमको एक सिस्टम लाना पड़ेगा कि कोई भी इंसान एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर ज़मीन ना रख पाए। क्योंकि पॉसिबल है किसी के पास थोड़ा ठीक-ठाक पैसा था, उसने ज़्यादा ज़मीन खरीद करके वो बहुत ज़मीन फिर ले ले। हमने ज़मींदारी अबॉलिश कर दी, जैसे जो इंटरमीडिएरी थे, ज़मींदार था, उसके नीचे बाकी लोग भी थे। अब सपोज़ थर्ड नंबर पे जो आदमी आता है, उसके पास बहुत पैसा है, तो हो सकता है वो सारी ज़मीन फिर एक्वायर कर ले। तो इसको रोकने के लिए हम लोग एक नया कांसेप्ट लेकर के आए। हमने कहा कि हम लोग जो एक सीलिंग, हम जो लैंड होल्डिंग होगी उसकी सीलिंग कर देंगे, कि लैंड होल्डिंग जितनी होगी उसकी एक लिमिट के ऊपर कोई भी इंसान ज़मीन परचेज़ नहीं कर सकता। तो इसका बेसिकली मतलब ये था कि एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ज़मीन के ऊपर, एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ ज़मीन के ऊपर कोई भी फैमिली, कोई भी हाउसहोल्ड, कोई भी फार्मर हाउसहोल्ड उस पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर ज़मीन अपने पास नहीं रख सकता। इसका जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि जो कुछ लोगों के हाथ में ज़मीन आ जाती, वो ऐसा ना हो और ज़मीन सब लोग तक पहुँच सके। तो गवर्नमेंट ने सीलिंग लिमिट को फिक्स करा, और वो अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग तरीके से सीलिंग लिमिट को फिक्स करा गया। तो कहीं कम, कहीं ज़्यादा था, कहीं 3 एकड़, कहीं 10 एकड़, कहीं 15 एकड़, वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। पर इस तरीके से उसको फिक्स करा गया। और गवर्नमेंट ने सेकंड काम ये करा कि अगर किसी इंसान के पास इस लिमिट्स के ऊपर ज़मीन है, तो उस ज़मीन को गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया, और इस ज़मीन को उसके बाद फिर जो लोअर कास्ट के लोग थे, उस टाइम पे लोअर स्ट्रेटा के जो लोग हुआ करते थे, फार्मर्स, टिलर्स, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो इसमें हमने ये करा, हमने एक सीलिंग लिमिट बना करके लैंड को सील कर दिया कि इसके ऊपर कोई लैंड नहीं लेगा, और जो बाकी बचा हुआ लैंड होता था उसको गवर्नमेंट अपने अंदर लेती थी, और उसके बाद उस लैंड को बाकी लोगों को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती थी। तो हमने अभी तक 3 रिफॉर्म्स पढ़ लिए, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी, टेनेंसी रिफॉर्म एंड सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। जो हमारा चौथा रिफॉर्म है वो है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कंसोलिडेशन का, कि सपोज़ मेरे पास ज़मीन है, ठीक है? मैं एक ज़मींदार
भी था और उसके बाद सपोज मैं फार्मर था, गवर्नमेंट ने ज़िम्मेदारी अबॉलिश कर दी, गवर्नमेंट ने टेनेंसी रिफॉर्म लागू कर दी और गवर्नमेंट ने सीलिंग लिमिट लगा दी। अब जो ज़मीन गवर्नमेंट ने मेरे को ज़मीन बाँटी, हो सकता है गाँव है, एक गाँव में सपोज़ अलग-अलग एरिया है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई 26 सपोज़ फील्ड है। अब सपोज़ मेरे पास जो लैंड आता है वो आता है ए, एफ, एम, जी और डी, बस अलग-अलग टाइप के लैंड मिल जाते हैं जो अलग-अलग जगहों पर हैं, ठीक है? और सपोज़ मुझे बनाना है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उस जगह उस लैंड को लेकर, क्योंकि अब डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट में बाकी चीज़ें भी निकल कर के आएँगी। हमें कोर्ट प्रीमाइस चाहिए, हमें बिल्डिंग्स चाहिए, हमें फैक्ट्रीज़ चाहिए, हमें इंडस्ट्रीज़ चाहिए, हमें बहुत कुछ चाहिए। तो जब हम लोगों ने इन ज़मीनों को लेना शुरू करा तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था, क्योंकि सपोज़ एक फार्मर की जो फार्मिंग है वो ए, डी, एफ, एम में है और बी, सी, डी खाली बर्बाद पड़े हैं। तो अगर हमारे पास ए भी आ जाता तो हम उसको ए को यूज़ कर एक हॉस्पिटल बना सकते थे। तो वो करना मुश्किल हो रहा था। तो इसका मैं गवर्नमेंट ने बेसिकली कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि लैंड जो एडिशनल लैंड बच पा रहा है उसको सेम प्लॉट में जोड़ करके एक बड़ा प्लॉट बना देना। लाइक अगर मैं इसको समझाऊँ एग्जांपल दे करके तो डिफिकल्ट हो जाएगा, बट लेट मी ट्राई सम वे। कैसे करें। एक सेकंड, हम ट्राई करके समझने की कोशिश करते हैं कंसोलिडेशन क्या होता है। तो सपोज मैं यहाँ पर कोई एक पैड ले रहा हूँ और पैड के साथ में यहाँ पर कोई मार्कर या पेन पड़ी है कहीं पर को, लेट मी सी। तो बेसिकली एक ब्लैंक पेपर है। नाउ सपोज कि ये जो ब्लैंक पेपर है इसमें हम एक लैंड ड्रॉ करते हैं, ठीक है? हम एक लैंड बनाते हैं। हाँ, तो अगर आपको डायग्राम दिख पा रहा है तो सपोज इस डायग्राम पर जो ये बड़े वाले लैंड है, इस लैंड पर जो ये ज़मीन है यहाँ पर को फार्मिंग होती है, ठीक है? मैं इसको शेड कर दे रहा हूँ हल्का-हल्का, जहाँ फार्मिंग हो रही है। ठीक है, सपोज ये ज़मीन है, इस ज़मीन पर यहाँ खाली ज़मीन का लैंड का जो पीस है वो पड़ा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। उसके अलावा सपोज जो ये वाला एरिया है, ये एरिया अनकल्टिवेटेड है क्योंकि किसी और का है, बट इस एरिया पर फार्मिंग होती है तो ये एरिया खाली बर्बाद सा हो रहा है। सिमिलरली जो वाला एरिया है इसमें कम्प्लीटली ये पूरे फील्ड के ऊपर फार्मिंग हो रही है। इसमें ये वाला एरिया जो है वो बर्बाद पड़ा है, बट इस एरिया में फार्मिंग हो रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने जो लैंड कंसोलिडेशन करा उसमें गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने जो ये पीस ऑफ लैंड था ये वाला, इसको भी इस लैंड से जोड़ दिया, या इसको भी इस लैंड से जोड़ दिया। इस इंसान का जो ये लैंड था इससे कहा कि आप अपना सामान, जो यार लैंड है इसको आप ले लो, इस लैंड को हमें दे दो, और जो ज़्यादा लैंड है इसको इसे मर्ज कर दिया कि यहाँ पर को कुछ नया कंस्ट्रक्शन या नया चीज़ हो सके। तो हम लोग ये 4 टाइप के रिफॉर्म्स लेकर के आए जिसमें हमने बेसिक मेहनत करा और फोकस करा है। तो बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स यही कहते हैं कि हम लोगों ने जो सिस्टम ऑफ जो सिस्टम ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे जिससे एट्रोसिटीज़ बढ़ गई थी, जिससे हमारा इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर ख़राब हो चुका था, जिससे एक सोशल स्टेटस में डिफरेंस आना शुरू हो गए थे क्योंकि कुछ लोग अमीर कुछ लोग गरीब हो गए थे, और गरीबों का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था इस चीज़ को हम रोक सकें, और जो हमारे पास लैंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको लेकर के हम एक नई ग्रोथ दे सकें। तो गवर्नमेंट का ये एम था, इसलिए गवर्नमेंट ने एक लैंड रिफॉर्म्स लेकर के आए। 4 टाइप के लैंड रिफॉर्म्स हैं, हम इसको एक बार फिर से रिपीट करके देख लेते हैं। द 4 टाइप ऑफ लैंड रिफॉर्म्स दैट देयर आर abolition of intermediary, consolidation of land holdings, फिक्सिंग सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड टेनेंसी रिफॉर्म्स। तो ये 4 टाइप के रिफॉर्म्स की हमने बात करी, ये 4 इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं। तो बस अब आज की वीडियो में हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब आया था वहाँ क्या-क्या इम्पेरेटिव्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या-क्या चीज़ें थी, क्या-क्या चीज़ें दी गई थी और क्या कुछ था, जिसके थ्रू हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या-क्या चीज़ें हुई थी। मैं एक बार सिलेबस में देखता हूँ कि क्या-क्या दिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रिलेटिंग टू अग्रेरियन रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड अमेंडमेंट्स। क्योंकि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो दिक्कत निकल करके आई थी, क्योंकि हमारे पास एक टाइम पे राइट टू लैंड था जो हमने बाद में अमेंडमेंट से हटा दिया। तो उसको करने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्या हमारे केस लॉज हैं, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, हम इन केसेस के बारे में हल्का हल्का एक कुछ इन ब्रीफ बात करेंगे और देखेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद क्या दिक्कतें पड़ी और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने उन चीज़ों को रिमूव करने का काम करा है।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मैं आशा करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरा जो हैंडल है वो है @द विभोर तिवारी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।